गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सब लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है और सेशन लगाने के लिए तैयार है। देखिए अभी तक हमने काफी सारी क्लासेस पूरी कर ली है इस कोर्स की और बेस जो है हमारा तैयार हो गया है, एक्सेप्ट पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मैं अलग से ही हर बार डिस्कस करता हूँ। हम शुरू के 4-5 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये हमारा पूरा हो चुका है। अब जिस टॉपिक की मैं आपके साथ जो है शुरुआत करने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। वो है यूनियन ऑफ इंडिया और उसमें हम काफी कुछ जो है सीखेंगे। एंड विल स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस क्लास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक की कोई भी क्लास आपकी मिस हुई है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ये पोर्शन जो है अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक, सेपरेट चैप्टर है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और आई होप आप सबने नोट्स बना लिए होंगे। कुछ क्लासेस मैंने इस कोर्स में आपके लिए ऐड भी करा दी हैं, शायद आपने नोटिस करा होगा। आपकी कल की 2 क्लासेस आपको शो हो रही हैं। एक क्लास कल 4 बजे है, एक क्लास उसके बाद है आपकी कल रात को 10 बजे। आपने शायद नोटिस करा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस लेने की इस समय कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि जब एक बार फ्लो बढ़िया बना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा काम उस समय पूरा कर लेना चाहिए। और अब आज एक क्लास और कल की 2 क्लासेस में मैं एक अच्छा खासा बेस आपका तैयार करूंगा। उसके बाद अपनी स्पेशल क्लासेस चलती रहेंगी 31 तारीख तक, लेकिन प्लस की क्लास जो है वो 4 तारीख को होगी। बीच में मैं आपको 3-4 दिन का समय दूंगा। नया साल भी है, अगर आप उसे सेलिब्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड मैं पर्सनली कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब सब घूमने जाते हैं तो आप कभी घूमने मत जाओ, मजा नहीं आएगा। घूमने तब जाओ जब कोई घूमने नहीं जाता, तो आप एक्चुअली एंजॉय कर पाओगे, वहां घूम पाओगे सभी इलाकों पे, है ना। तो मैं नए साल या ऐसे बड़े जो बड़ी छुट्टियां आती है मैं उसको कभी घूमने नहीं जाता, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी एक क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और देखते हैं कितना आप जो है सीख पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। और छुट्टियों को छुट्टियों के तरीके मत बिताया करें आप लोग। छुट्टी का मतलब सिर्फ पॉलिटी से छुट्टी है, तैयारी से छुट्टी नहीं है। अगर आप बाकी कोर्सेज जो है चला रहे हैं तो आप जो है अपना उसे नॉर्मली चलाते रहें और उन्हें स्पीड में पूरा करें, ठीक है जी। टॉम, जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन टैब में भेजिए और उसका स्क्रीनशॉट ऐड करिए, क्योंकि अभी वो फाइल में अपलोड आपके लिए यहाँ पे नहीं करूंगा। आप उसे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं एंड में डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। आप सभी ने संविधान डाउनलोड कर लिया। मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी वाले 2 कॉन्स्टिट्यूशन दे दिए हैं। उसमें पेज नंबर्स भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। उसका प्रिंट आउट निकलवाने की जरा सी भी जरूरत नहीं करनी, कोई नीड नहीं है। सॉफ्ट कॉपी अपने साथ रखनी है। और करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा वाला हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा क्या उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन होगा? बिकॉज मैं अपने पास से थोड़ी कुछ ऐड कर सकता हूं। कोई भी एजुकेटर हो पूरे देश का, उसकी मजबूरी है कि उसे वही पढ़ाना है जो संविधान में लिखा है, बिकॉज वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका मतलब जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वो संविधान के अंदर से ही निकाल के पढ़ाया जाएगा। वो अलग बात है कि भाई मैं उसे सिंपल बना दूंगा, मैं उसमें लाइनों को छोटा कर दूंगा, देसी भाषा में लिख दूंगा जिससे कि पेपर में आप टिक लगा पाए, लेकिन अल्टीमेट सोर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या हमें काम करना चाहिए कि जितना आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आप उससे संविधान से एक बार उसकी रीडिंग लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता हूँ कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन शामिल होते हैं या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। तो आप क्या करेंगे, क्लास के बाद जब अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल 52 के आगे के 5-7 आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे। मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा भी इम्पीचमेंट होता है आर्टिकल 61 के तहत। तो आप क्या करेंगे, जब मैं आपको इम्पीचमेंट पढ़ा रहा हूं, बाद में आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, आर्टिकल 61 से एक बार गो थ्रू कर लिया। ये एक बिना कहे वाला काम होना ही चाहिए, ये फॉर लाइफ है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैं बार बार आपको बीच बीच में नहीं बताऊंगा ऐसा करना है, ये बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए। ये सर ने पढ़ाया आर्टिकल 352, तो मैं खुद भी एक बार एक्चुअल रॉ बेयर एक्ट से पढ़ के तो देखूं क्या है वो आर्टिकल 352। तो ये अपनी थोड़ी सी आदत आप अगले कुछ दिन के लिए बना लीजिए, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है कि कैसे क्या पढ़ना है, बिकॉज अब एक नए तरफ जो है जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। ये फाइल वही है जिसके अंदर मैंने आर्टिकल्स आपको इन शॉर्ट दिखाए थे। आपको ये बार बार डाउनलोड नहीं करनी है, ये मैं अपने रेफरेंस के लिए अपलोड करता हूँ, जिससे कि मैं आपको स्क्रीन पर डेटा दिखा के अपना समय जो है बचा पाऊँ। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 द यूनियन ऑफ इंडिया। अभी कुछ भी लिखना नहीं है जब तक मैं नहीं कहता, अभी के लिए स्क्रीन पर फोकस करिए। देखिए यूनियन का मतलब भारत, यानी इसमें हम यूपी, बिहार, राजस्थान, मिजोरम इन सब की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इंडिया की। जो हमारा भारत है हम इसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो जो भारत हमारा है उसका जो हेड है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम और लोगों की, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या लोकसभा, राज्यसभा, दिस दैट, ये सब चीजें जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है देश के लिए भी और आपके पेपर के लिए भी, क्योंकि यहाँ से भर भर के सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। एक चीज तो आपसे ये पूछी जाएगी, ये किसे जो है रेजिग्नेशन देते हैं, कौन इनकी ओथ दिलाता है, और इन्हें रिप्लेस कौन करता है, इनकी डेथ हो जाएगी तो कौन इनकी सीट पे बैठेगा, इनकी पार्डनिंग पावर क्या होती है, इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है, कौन से आर्टिकल में आती है, इस तरीके के सवाल आते हैं। दूसरा, आर्टिकल नंबर से सवाल आते हैं।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना पूछा क्या जाता है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी पेपर सीधा कहेगा इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का, या प्रोसीजर बताते तो आप कहेंगे 61, ओथ के बारे में 60, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन 57, दे शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा 52। इस तरीके आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ आर्टिकल तो ईजी है, जैसे कि 60, 61, 52, 54। कुछ आर्टिकल्स मुश्किल है याद करना, जैसे कि 56, 57, 58, 59। ये सब आर्टिकल्स में क्या प्रॉब्लम है कि पेपर में आपको पहचान में नहीं आता, क्योंकि आपने कभी इस पे इतना ध्यान नहीं दिया होता। तो जो घर पे भी पढ़ेंगे तो हर आर्टिकल का बाय नंबर आपको ध्यान रखना है, कम से कम प्रेसिडेंट तक के तो सारे याद रखने ही। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे हम और कुछ बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 72 है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद प्रेसिडेंट की बातचीत खत्म हो जाएगी और आगे चल के हम अगले टॉपिक की बात करने लगेंगे। ठीक है, मैं इस कोर्स में आपके लिए खास क्लास रखूंगा, स्पेशल क्लास रखूंगा, स्पेशल क्लास नहीं, स्पेशल एज इन एक प्रॉपर क्लास रखूंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मार्क करा दूंगा। अभी हो जाएगा ठीक, चिंता ना करें। छुटमुट लैग होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसी कोर्स में एक क्लास में क्या करूंगा, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो एक फाइल में मार्क करा दूंगा। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले वो पढ़ना है। ठीक है जी, अब शुरू करी जाए कहानी। मैंने इसलिए इतना कुछ बीच बीच में आपको बताया है जिससे कि आप जो है बीच बीच में मुझसे सवाल ना पूछे। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कहाँ पर, अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे जी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टाइम में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी। आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। हम यहाँ पर अब थोड़ी सी स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं इसकी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो आप सबको पता है, प्रेसिडेंट हेड होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो सब बातें हम कई बार कर चुके हैं। अब आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि इनका इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेते हैं। इनके इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आज थोड़ा ज्यादा लिखने का काम है तो साथ साथ लिखेंगे, पहले लिखूंगा फिर छाप रहे होंगे तो समझाऊंगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट legislature, elected members of legislative assembly of Delhi, पुडुचेरी, जेके। जेके आपको संविधान में नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान जो अभी आपको वेबसाइट पे मिलेगा वो मतलब उसमें वो अपडेट शायद अभी पता नहीं क्यों नहीं कर रखा है। इन शॉर्ट वो असेंबलीज जिनके, वो यूटीज जिनके पास असेंबली है। वैसे अगर अभी संविधान पढ़ोगे तो उसमें दिल्ली पौंडीचेरी ही मिलेगा, बिकॉज जेके जो है उसकी असेंबली थ्योरेटिकली ही है, बस प्रैक्टिकली जेके की असेंबली अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। ना ही वहां पे कोई आपको स्पीकर मिलेगा, ना ही वहां पे और कोई लोग बैठे हुए मिलेंगे, बिकॉज अभी बस वो कागज पे ही बनी हुई है, अभी वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ असेंबली इंक्लूड होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर पेपर में और आसानी से पहचानना है ऑप्शंस को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लिख लीजिए और सटीक इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अभी नोट करिए, अगर आपने नोटिस करा है तो प्रेसिडेंट को चुनने का सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार है जो खुद किसी के द्वारा चुने गए हैं। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड लोगों के लिए जगह है, नॉमिनेटेड लोगों के लिए नहीं है। दूसरे नंबर पर नोटिस करिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनियन वाले लोगों के पास भी पावर है और स्टेट वाले लोगों के पास भी पावर है। ऐसे समझिए, चीजों को याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, पेपर में फंस जाएंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग पार्ट लेते हैं जो खुद इलेक्टेड होते हैं, और चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो यूनियन लेवल के हो, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड लोग होंगे, कौन कौन? एमपीज होंगे, जी हाँ, एमएलएज होंगे, जी हाँ। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। बिल्कुल राहुल, जितने एमएलएज हैं, जितने एमपीज हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं।
लेकिन इनके वोट में अलग अलग पावर होती है। जब जम्मू कश्मीर आपको संविधान में हितेश लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज जब से वो यूटी बना है तब से वहां पर कोई इलेक्शन या ऐसी कोई लोग अवेलेबल नहीं है, तो संविधान में आपको दिल्ली एंड पुडुचेरी दिखेगा। बट थ्योरेटिकली बिकॉज यहाँ पर डेफिनेशन में आता है कि वो यूटीज जिनके पास लेजिस्लेचर है, तो जेके भी उसमें हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल बाकियों के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, बाकियों के पास नेता नहीं है जो चुने जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ के कोई इलेक्शन नहीं होते अलग से, सिर्फ दिल्ली पुडुचेरी के ही होते हैं। और ये आकाश तब के कोर्स में हो सकता है मैं उसे डिटेल में पढ़ा दूं, अभी के लिए बस दिल्ली पुडुचेरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब वैल्यू ऑफ वोट, वोट वैल्यू या वैल्यू ऑफ वोट, थोड़ा आज आपको जल्दी जल्दी लिखना होगा। किसके? सबसे पहले एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs of all states divide by total elected MPs। दूसरे नंबर पे MLA की वोट की वैल्यू क्या होती है? ये है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। आप लोग भटक रहे हैं, आप लोगों को एक रास्ता चुनना है अभी के लिए, परम ज्ञानी बनना है या पेपर क्लियर करना है। आई होप आप सब समझदार है, परम ज्ञानी बाद में बन सकते हैं। सबसे पहले वो नोट कर लीजिए जो पेपर में पूछा जाएगा, उसके बाद अपने डाउट्स क्वेश्चन टाइम में पूछिएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब तक आप इसे छापिए। देखिए, सबसे पहले हम एक एमएलए भाई की बात करते हैं। मान लेते हैं एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर टोटल जो है 10 लाख जो है लोग रहते हैं, और उस राज्य के अंदर टोटल जो है 200 MLAs हैं। ठीक है, तो अगर मैं उस एक MLA की वोट की पावर निकालूंगा तो मैं ऊपर लिखूंगा 10 लाख, नीचे लिखूंगा टोटल MLAs जो कि यहाँ पर 200 है, और इसे गुणा कर दूंगा 1/1000 से। तो यहां से 1000 से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कटेंगे और ये 5 पे कटेगा, यानी इस MLA के वोट में 5 ताकत होगी। गौरव जी, डिफरेंट है तभी लिखा है ना, डाउट डिटेल में लिखा करिए आप लोग। ये डिफरेंट के बाद 10 क्वेश्चन मार्क बना देना इज नॉट राइट। आप मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड से नहीं पूछ रहे। मुझे मजबूरन आपके साथ स्ट्रिक्ट अब सबके साथ होना पड़ेगा, थोड़ा स्पेसिफिक डाउट्स आप पूछा करें। ठीक है, एक MLA के पास 5 हो गई। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे दोस्तों, किसी दूसरे राज्य की पॉपुलेशन और नंबर ऑफ MLA का रेशियो तो अलग हो सकता है। यानी हो सकता है यूपी के MLA भाई के पास 5 की पावर हो, लेकिन दिल्ली के MLA भाई के पास 5.2 की पावर हो। ऐसे ही हो सकता है किसी की 4.9 की पावर हो। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन क्योंकि जनरली नंबर ऑफ, ये जो हमारा देश है, इसके जो राज्य हैं, इसकी जो कंस्टिट्यूएंसीज है, ये सब धीरे धीरे आगे चल के समझाऊंगा। अभी ना बहुत सारा डेटा पढ़ाया नहीं है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। हम कहते हैं ना हमारे मुरादाबाद से ये MP बने या ये MLA बने, विधायक बने, तो जनरली ये रेशो लमसम बराबर ही रहता है, बट थ्योरेटिकली फिर भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। मान लेते हैं मैं यूपी का हूं, मान लेते हैं यूपी में जो है 10 लाख लोग रहते हैं, और मान लेते हैं यूपी में टोटल 200 विधायक है जिन्हें हमने चुना था। तो 10 लाख को 200 से भाग करके जो नंबर आएगा उसे 1000 से भाग करेंगे, और कहा जाएगा जी मेरे जो स्टेट है उसका जो एक विधायक है उनके वोट में 5 की पावर है। जब वो वोट दबाएंगे तो उनके वोट को 5 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझे? यानी उनके वोट में 5 रुपीज की जान हो गई, ऐसे देसी भाषा में समझ लो। सिमिलरली राजस्थान की मान लेते हैं पॉपुलेशन 10 करोड़ है, वहां पर मान लेते हैं 1000 MLA है, तो वो सब कैलकुलेशन करके उस इंसान की एक अलग वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हैं? 5 वोट नहीं बोला, वोट में 5 की जान है, 5 पॉइंट मान लो। रक्षा ध्यान से सुनिए, कमेंट करने की जगह जरूर आएगा, अगर बाकियों को आ रहा है तो आपको भी आएगा। फॉर्मूला स्क्रीन पर लिखा है, हिंदी में 3-4 एग्जांपल लेके मैं समझा चुका हूं, एक आखिरी बार फिर से मैं ट्राई करता हूं। आपके राज्य में जो टोटल पॉपुलेशन है उसे भाग कर दीजिए आपके राज्य में टोटल जितने विधायक है, जो नंबर निकल के आता है उसे 1000 से भाग कर दीजिए। क्या एक छोटा सा नंबर निकल के आएगा? वो हो सकता है 5 हो सकता है 100 हो सकता है 300 हो। तो आपके राज्य में जितने विधायक है, हर इंसान के वोट में उतने की पावर होगी।
जैसे हम गेम खेलते हैं तो गेम में कहते हैं ना कि भाई फॉर एग्जांपल जो किंग है उसके पास 10 की पावर है, लेकिन जो मान लेते हैं कोई और है, पॉल है, उसके पास 9 की पावर है। समझ पा रहे हैं? पावर अलग अलग है सबके वोट में, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एमपी के वोट पे। क्या हमारे देश में जितने भी एमएलए हैं, जितने भी, सबके पास कोई ना कोई पावर होगी? जैसे यूपी के सारे एमएलए के पास 5-5-5 की होगी, राजस्थान के पास 6 की होगी, और मान लेते हैं उत्तराखंड के पास 4.1 की होगी। ऐसे करते करते मैं सबको लिखूंगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सारे एमएलए के नाम और उसके सामने उनके वो पावर वैल्यू? बहुत लंबी लिस्ट आएगी जितने भी अपने देश में एमएलए होंगे, जैसे जितने भी यूपी के एमएलए, फिर उत्तराखंड के एमएलए, तेलंगाना के, आंध्रा के, महाराष्ट्र के, सबके लिख दूं, बहुत लंबी लिस्ट आएगी। एंड में क्या मैं इसका टोटल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बड़ा अजीबोगरीब सा नंबर आएगा, बट कर तो सकता हूँ। वो टोटल करके लिख दो ऊपर, जितने स्टेट्स हैं उन सब के। अब आप कहेंगे सर स्टेट कैसे, यूटी कहाँ गए? दिस स्टेट की डेफिनेशन इंक्लूड्स यूटीज, वही दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब इसीलिए कहा है एक बार आर्टिकल पढ़ लो। आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें सब बात लिखी होगी, आराम से बाद में पढ़ोगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। इतनी बारीकियों में एसएससी नहीं जाता, तो मैं भी नहीं जानना चाहता। तो क्या ऊपर एक बहुत बड़ा सा नंबर आ गया, मान लेते हैं ऊपर नंबर आ गया 1249। नीचे लिख दो टोटल इलेक्टेड एमपीज, मान लेते हैं 100, सिंपल कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं। तो एक एमपी के वोट में आ गए 12.49 की पावर। इसका मतलब जितने एमपीज हैं देश में, उन सबके पास इक्वल पावर है, जो कि डिफरेंट है एमएलए की पावर से। ज्यादा कम का हमें मतलब नहीं है। और हर राज्य के एमएलए आपस में बराबर पावर रखते हैं, बट हो सकता है दूसरे राज्य के एमएलए से उसकी पावर अलग हो। समझ पाए? लैग आ गया है शायद, मैं वेट कर लेता हूं। टॉम ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर देश में उस राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना, तो उसके नंबर ऑफ एमएलए भी ज्यादा होते हैं। तो हम ऐसा मतलब ट्रिक टाइप नहीं बना सकते। पूर्णिमा जी, जितने एमएलए हैं उन सबके वोट की वैल्यू को लिया, पूरे देश के सारे एमएलए की लिस्ट बनाई और टोटल कर दिया। टोटल करके ऊपर लिख दिया, नीचे लिखा जितने हमारे पास एमपीज हैं। एमपी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के एमपी आ जाएंगे, और दोनों को भाग कर दिया। ठीक है, यहां तक आप समझे? यस दिव्यांश, ऑल एमपीज विल हैव सेम वोट वैल्यू। अब पता है दो तरीके के टीचर होते हैं, मैं किसी टीचर की बुराई अच्छाई नहीं कर रहा। दो तरीके के टीचर होते हैं, एक तो कहते हैं कि ये मुश्किल है, बच्चों को समझ नहीं आएगा, टाइम लग जाएगा, मत पढ़ाओ। दूसरे कहते हैं कि होमवर्क में दे दो। हम तीसरे हैं, हम कहते हैं पढ़ाएंगे भी, क्लास में भी सिखाएंगे, ज्यादा पूछेंगे थोड़ा सा डांट देंगे, बुरा मानेंगे अच्छा मानेंगे, कम से कम क्लास में सीख के चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश करी है इसे सिखाने की। ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये 1 2 4 9 5 5.2 10 लाख 200 एमएलए सब एग्जाम्पल है। मैं हाइपोथेटिकल नंबर्स लिखते चल रहा हूँ, हो सकता है पिछले कोर्स में कुछ और लिखा हो। ठीक है जी, यहां तक आप समझ पाए? चलो, मैंने आपको बेसिक पोर्शन समझा दिया, ये सब मैं लिखा रहने देता हूं। अब मैं चलता हूं आगे। आपको अभी तक दो बातें पता लगी है। सबसे पहली बात आपको ये पता लगी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात आपको ये पता लगी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी के वोट की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, और एमएलए के वोट की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। आगे चलते हैं। ठीक है राहुल, जो भी आ रहा है ठीक है, ये सब एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने बस। अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी समझ लेते हैं, वोटिंग से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात, वोटिंग जो है वो होती है सीक्रेट बैलेट पे। दूसरी बात होती है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। रिफ्रेश कर लीजिए जिसे भी दिक्कत आ रही है। ये 2 पॉइंट रट्टे मार के जाने हैं। आज की क्लास में जो सिखा रहा हूँ रट्टे मार के चले जाना, अगर ना समझ आए, बट कुछ भी छोड़ के मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ये सीक्रेट बैलेट क्या है, सिस्टम विस्टम सब कुछ समझा दूंगा, चिंता मत करो। पहले इसे नोट कर लो, फिर पेन कॉपी छोड़ देना। एक और चीज नोट कर लो, इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर
ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स +1 +1 और नंबर ऑफ सीट्स पे गोला मारो, यहाँ लिखो 1 इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। और इसे ऐसे भी लिख सकते थे हम, इसी के नीचे लिख देना ग्रेटर देन 50%। पहले छापिए, फिर पेन कॉपी छोड़ के मेरी बात को सुनिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले नोट कर लो। चलो, ऊपर लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, नीचे लिखा है नंबर ऑफ सीट्स +1 और उसके बाद लिखा है +1, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स पे गोला मार के लिखा गया है 1 जो कि प्रेसिडेंट है। श्याम जी, जो मैं पढ़ा रहा हूं सब याद करना है, अगर कुछ याद ना करने का होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। श्याम, प्रॉब्लम यह है कि पढ़ाई है ही ज्यादा, बस हमें अब तक बताया गया था कि पढ़ाई कम है, हो जाएगा 2 महीने में पेपर निकल जाएगा। सच्चाई ये है कि पेपर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। नोट करिए और फिर पेन कॉपी छोड़ के मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए आप। मैं जानता हूं कि ये सब आपको नहीं आता, सबकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल कह रहा हूं, बट विश्वास मानिए मेरा, मैं आज की क्लास से जब आपको भेजूंगा तो आपको सिखा के भेजूंगा। ईशानी जी एंड में बात करेंगे इस बारे में। अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो हमारे है, इस पे आप ऊपर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर ये होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लिख लो पहले पेज पे, वैसे तो हमें पता है फिर भी रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले पेज में जहाँ प्रेसिडेंट लिखा है वहाँ लिख लो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इलेक्टेड है क्योंकि रिपब्लिक है हमारे पास, इनडायरेक्टली बिकॉज हम डायरेक्टली जाके नहीं चुनते। उसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्टेड लोग ही इन्हें चुनते हैं, नॉमिनेटेड लोग इन्हें नहीं चुनते। वैल्यू ऑफ वोट की बात मैंने करी है, और उसके बाद मैंने बताया है कि वोटिंग जो होती है वो होती है सीक्रेट बैलेट से, और सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टोरल कोटा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स +1 और उसके बाद एक +1 जो कि मोर देन 50% है। अब पेन कॉपी छोड़ो और सिर्फ मेरी बात सुनो। मुझे अपनी क्लास में एक मॉनिटर चुनना है और वो मैं चुनूंगा वोटिंग के तरीके। कमेंट्स मिनिमम करना, फोकस करना बात पे। तो क्या ये कॉमन सेंस कहता है कि अगर एक ही इंसान चुनना है और उसे मोर देन 50% में वोट दे दूं तो वही मॉनिटर बनेगा? बिल्कुल सर, सही बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले को 40% मिल जाए, दूसरे को 30%, तीसरे को 20% और चौथे को 10%। जैसा कि नॉर्मल इलेक्शन में होता है, जब हमारे घर के पास कोई विधायक या सांसद चुने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि उन्हें 50% वोट मिले, हो सकता है वो 30, 35, 40% में ही जीत जाए। आप कभी भी नोटिस करना, इलेक्शंस को फॉलो करना, बहुत बार ऐसा होता है कि 40% के आसपास ही आप जो है इलेक्शन जीत जाते हैं। प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट के केस में 50% से ज्यादा ही गिनती चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा गया, नंबर ऑफ सीट्स, जितने सीटों के लिए लोग चुने जाने हैं वो नीचे लिखना है। प्रेसिडेंट के लिए एक ही तो सीट है ना, तो हम कहेंगे जी ऊपर लिख दो टोटल, यानी मान लेते हैं 100, नीचे लिख दो जितने लोग चुने जाने हैं, कितने चुने जाने, एक, तो दोनों को भाग करोगे यहाँ पर तो 50 ही तो आएगा, यानी 50 से एक ज्यादा। तो क्या ये मोर देन 50% नहीं हो गया जो मैंने पर्पल कलर से बाद में लिखा? यानी प्रेसिडेंट वो बनेंगे जिनके पास आधे से ज्यादा वोट होंगे। और आधे हम कैसे निकालते हैं? किसी चीज को 2 से भाग करके। वो 2 से ही क्यों भाग करा गया है? क्योंकि 1+1 है। 1+1 क्यों है? क्योंकि एक ही सीट है। आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए? अब ये हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हो कि वोटिंग भी हो जाए और वो 50% का क्राइटेरिया भी पहुंच जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मेरे पास एक पर्ची है, मान लेते हैं हम जो है 4 लोग चुनने जा रहे हैं। हम ए हैं, A, B, C और D। 5 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन कोशिश करके खाली रखिएगा। हम किसी को चुनने जा रहे हैं। नीरज, अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 1+1 इसलिए क्योंकि एक ही इंसान चुना जाना है, तो टोटल डिवाइड बाय 2, 50+1 यानी मोर देन 50%। अब आ जाइए इधर। हम 4 लोग हैं, हमें किसी को चुनना है। जिसका नेट नहीं चल रहा वो क्लास बाद में लगाए, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं। मान लेते हैं मेरा नाम राहुल है, मान के लेते हैं ही वैसे तो, और एक और कोई मान लेते हैं ऋषभ है, और एक और कोई मान लेते हैं यहाँ से कोई नीरज, और मान लेते हैं यहाँ से कोई है रक्षा, और मान लेते हैं हितेश। बस, अब पर्सनली नहीं लेना, ऐसी बस नाम लिखता गया हूँ, ठीक है। अब फोकस करिए। हम पांचों को मिलकर यहाँ पर किसी एक को चुनना है जिसे हम बनाने वाले हैं इस क्लास का, मान लेते हैं मॉनिटर, ठीक है। रिलैक्स करो, बात को बस ध्यान से चुने जाओ। और वो 3-4 लोग कौन है? एक है X, एक है Y, एक है Z, एक है A।
तो हम सभी लोग क्या करेंगे, किसी एक को चुनेंगे। जैसे मैंने मान लेते हैं चुना एक्स को, आपने भी चुना एक्स को, इसने भी एक्स को, इन्होंने भी जेड को और इन्होंने ए को। अब ये तो क्लियर हो गया कि एक्स बन गया मॉनिटर, क्योंकि मोर देन 50% वोट्स मिल गए। बट जो सवाल आपके मन में आया वो बिल्कुल सही है कि सर जरूरी थोड़ी कि 3 लोग एक्स को चुनेंगे, हो सकता है कि ये वाई को चुन ले। तो किसी को भी नहीं मिले, अब क्या करा जाए? तो क्या अब हमें री इलेक्शन कराने पड़ेंगे? बट री इलेक्शन में भी एक प्रॉब्लम है कि मैं फिर से एक्स को, ये फिर से एक्स को, ये फिर से वाई को, ये फिर से जेड को, ये फिर से ए को वोट दे देगा। तो फिर से वही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अब इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हमें पहली बार में ही कह दिया गया कि तुम जो है ना, सिर्फ एक इंसान को वोट नहीं दोगे, तुम अपनी तरफ से बताओगे प्रायोरिटी। मैं कहा मुझे समझ नहीं आया। कह रहे अरे एसएससी नहीं दिया। मैंने कहा दिया। कह रहे कभी सिलेक्शन हुआ? मैंने कहा हुआ। क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरी? अरे भरी। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी? अपनी तरफ से एक ही बार में जितने ऑप्शन थे सबको भर दिया। ऑप्शन क्या कहते हैं? एक्स वाई जेड ए और मान लेते हैं बी। तो मान लेते हैं मेरे लिए एक्स पोस्ट सबसे बढ़िया है, उसके बाद मुझे लगता है वाई ठीक है, उसके बाद लगता है जेड, उसके बाद ए, उसके बाद बी। इन इंसानों इन्हें लगता है कि एक्स के बाद जेड बढ़िया है, फिर ए बढ़िया है, फिर बी बढ़िया है, फिर वाई बढ़िया है। इन्हें लगता है वाई के बाद एक्स बढ़िया है, बी बढ़िया है, ए बढ़िया है, और क्या बच गया जी? जेड बढ़िया है। इन्हें लगता है जेड के बाद बी, ए और वाई और एक्स। इन्हें लगता है जी इसके बाद एक्स बढ़िया है, वाई बढ़िया है, जेड बढ़िया है, ए बढ़िया है। ऐसे ही चलता है ना। जिस जिसका नेटवर्क इशू है क्लास आप बाद में देखिए। अब कुछ चीजें आपने नोटिस करी। सबसे पहली बात, हर इंसान को पूरे पूरे वोट डालने हैं। यानी अगर मैं राहुल हूं, मेरा वोट तभी सही माना जाएगा जब मैं पांचों को अपनी लिस्ट में रखूंगा। एसएससी में तो फिर भी हम पे ऑप्शन होता है भाई चलो 2 ही पोस्ट भर दो। यहां पर मुझे पांचों लोगों को अपने उस पर्चे में भरना है। दूसरी बात, मुझे एक ही बार में उन सभी लोगों का नाम लिखना है। ऐसा नहीं है कि मुझे आज बुलाया, फिर रिजल्ट नहीं निकला तो चलो सेकंड प्रायोरिटी बता दो, तब भी नहीं निकला तो थर्ड बता दो। नहीं, एक ही बार में मुझे अपनी पूरी पर्ची जो है भर के भेजनी है। ठीक है। अब इलेक्शन में कैसे लोग चुने जाएंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। फोकस करिए। सबसे पहले सबका जो वोट नंबर 1 है वो देखा जाएगा। क्या सभी के लिए वोट नंबर 1 यानी प्रायोरिटी नंबर ये है? सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि क्या कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे थोड़ा सा और बढ़िया कर देते हैं ना, इसे इधर वाई कर देते हैं और इधर जेड कर देते हैं। थोड़ा कोई रीजन है जिसलिए कर रहा हूं, अभी समझाऊंगा। इधर हो गए एक्स, इधर हो गए वाई, इधर हो गए ए। मान लेते हैं कि पहली बार में होता है एक्स 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 वाई ए, तो बात खत्म। एक्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आया तो एक बार हाँ बोलो। अगर पहले स्टांस में यानी पहली बार में ही मोर देन 50 मिल गया तो एक्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? आपके हिसाब से इस लिस्ट में वीकेस्ट पर्सनालिटी कौन है जिसने बाहर होना ही होना है? ए। तो ए को बाहर कर देते हैं। ए को बाहर कर देते हैं क्योंकि ए तो बेचारा लास्ट में ही है ना। तो ए बेचारा क्या ही कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? अब ए को हटा दो। ए बेचारा हट गया रेस से। अब ए के वोट बच गए ना। ए के वोट बच गए हमारे पास। तो अब ए के जो वोट बच गए ना, उसमें देखो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है। थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा, एक दो बार लगेगी, हो सकता है बीच में कंफ्यूजन भी हो। और ये जो वोट बच गए हैं ये बांट दो। अब जैसे ही इसकी सेकंड प्रायोरिटी मिल गई तो क्या एक्स बन गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल बन गया सर। अब अगर मान लेते ऐसा भी ना होता तो उसके बाद सेकंड वीकेस्ट को हटाते, थर्ड वीकेस्ट को हटाते और फाइनली हम चुन लेते उस इंसान को जहां जैसे ही मोर देन 50% आ जाता। अभी के लिए कमेंट मत करना, एक एग्जांपल देता हूं नंबर्स के साथ, तब मजा आएगा। अभी फोकस करिए, अभी कमेंट मत करिएगा, ध्यान से बस बात को मेरी सुनिएगा। हमारे पास टोटल जो है 200 या 2000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है, या मान ले 2000 मान लेते हैं। ठीक है। और हमारे पास 4 ही कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी और डी। पहली बार में 700 वोट इन्हें मिले, 400 वोट इन्हें मिल गए, 600 वोट इन्हें मिल गए। कितने हो गए? 7 17 300 वोट इन्हें मिल गए। ठीक है। क्या कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन पाया? नहीं बन पाया। यानी अब कैंडिडेट तो हमारे पास बस यही है ना, कोई भी नहीं बन पाया। अगर मान लेते हैं पहली बार में ही इन्हें 1100 वोट मिल जाते, इन्हें 100 वोट मिल जाते और इन्हें 100 वोट मिल जाते, तो इन्हें 700 मिल जाते, तो बात खत्म, ए इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ऐसा थोड़ी होता है जीवन में, इतना आसान थोड़ी है। तो अभी के लिए हम थोड़ी मुश्किल केस को समझते हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो वीकेस्ट पर्सनैलिटी कौन है जो नहीं डिजर्व करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना? डी। तो डी भाई को एलिमिनेट कर दो। तो क्या ये 300 जो लोग हैं, ये एक्चुअली 300 वो लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रायोरिटी में पहले नंबर पे डी 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 ऐसे लिखा होगा भर भर के?
लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में हो सकता है इन्होंने लिखा हो ABC, इन्होंने भी लिखा हो ABC, इन्होंने लिखा हो ACB, इन्होंने लिखा हो BCA, इन्होंने लिखा हो BAC, इन्होंने लिखा हो ACB, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी सबकी अलग हो सकती है ना। सब लोग MEA CSS ऊपर भरते हैं, बट उसके बाद तो हो सकता है चेंजेस हो कुछ। अब क्या करेंगे, इनकी सेकंड प्रायोरिटी उठा लेंगे, ये वाली। तो क्या ये सेकंड प्रायोरिटी के भी 300 वोट होंगे, क्योंकि 300 पर्चों पे बातें लिखी हुई हैं, और उन 300 के 300 पर्चों पे या तो A लिखा होगा या B या C। क्यों? क्योंकि D तो पहले पे लिखा है। अब वहां पर पता लगा कि उन 300 में से 240 लोगों ने A को लिखा था दूसरे नंबर पे, 30 ने इसे लिखा था, और बचे हुए जो 30 है उन्होंने इसे लिखा था। समझ पाए? अब हमें पता लगा जी ये भी एलिमिनेट हो गए, और ये जो 430 वोट हैं, या 400 जो लोग हैं, ऊपर वालों को पकड़ लो। समझ गए कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है? अल्टीमेटली 2 ही लोग बचेंगे, उनमें से एक को ज्यादा वोट मिलेंगे, वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये आपको भले ही आज समझ आ गया हो, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज है कि जीवन में शायद ही आपने कभी इसे समझा होगा। ना ही कोई पढ़ाता है, ना ही कोई पढ़ता है। सिंपली लोग कह देते हैं कि इस पेज को याद कर लेना, और सच बोलूं तो इससे पेपर भी सॉल्व हो जाता है, बट सोचा सिखा ही देता हूँ, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया, इट्स ओके, छोड़ के भी जाओगे कोई लॉस नहीं होगा, बस इस पेज को याद कर लेना। दूसरे नंबर पे एक बार रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना, ये वाले 10 मिनट, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड नीरज, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब आ जाते हैं इन शब्दों पे। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि जो वो मेरी पर्ची है ना, वो मैं पब्लिक में नहीं दिखाऊंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि सब लोग साथ बैठ के, अरे बताइए तूने क्या भरा, मैंने क्या भरा, नहीं, इट इज सीक्रेट। वो जो कागज है, बैलेट पेपर है, इट इज सीक्रेट, जिससे कि मैं इन्फ्लुएंस ना करूं दूसरों को। प्रैक्टिकली तो सब पहले से ही बात हो चुकी होती है पार्लियामेंट में आने से पहले, बट स्टिल जो थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी, सबने अपना अपना वोट डालना है। दूसरे नंबर पे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जिस जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की पावर ज्यादा होनी चाहिए, और ये हमने डिस्कस करा था MP और MLA के वोट में। यहां पर दिखता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक ही वोट था ना जो ट्रांसफर होता जा रहा था, जैसे D का वोट जो था वो आगे जाके ट्रांसफर हो गया था, तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक एक पर्सनालिटी 50 से ऊपर ना पहुंच जाए। और इलेक्टोरल कोटा, यानी इलेक्शन जीतने के लिए जो परसेंटेज चाहिए आपको, वो चाहिए आधे से एक ज्यादा। ठीक है, आप समझ पाए? अब आप मुझसे पूछेंगे क्या पेपर में यहाँ से सवाल आते हैं? इस पेज से सवाल आते हैं, यस, लेकिन जो मैंने आपको भी समझाया उससे सवाल नहीं आते। बट अगर मैं आपको वो नहीं समझाऊंगा तो मेरा दिल जानता है कि मैंने बच्चों के साथ धोखा करा है, मैंने उन्हें सच में नहीं पढ़ाया, जो मैं नहीं कर सकता। तो मैं हर कोर्स में समझाता हूँ, इस बार भी समझाया है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो होता है, यानी जहां की जनता ज्यादा, वहां के उस जो MP या MLA है उसके वोट में जान ज्यादा होगी ना, वैल्यू ऑफ वोट। क्योंकि ऊपर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन लिखा गया है, ध्यान से देखो। तो अगर एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पे MLAs कम है, तो उनके MLAs के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए ना। सोचो एक ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख लोग हैं और वहां पे 100 MLA है। एक दूसरा राज्य है जिसमें 10 लाख ही लोग हैं लेकिन 1000 MLA है। तो जो 100 MLA वाला है उसके MLA के पास वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, और जो 1000 वाला है उसके वोट में कम जान हो जाएगी। बट क्योंकि वो नंबर ऑफ MLAs कम वाले में पावर ज्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर आएगा। अब पता नहीं आप इस बात को समझ पाए नहीं समझ पाए। जहां पे एक MLA के सर पे ज्यादा जनता की जिम्मेदारी है, उस MLA के वोट में ज्यादा जान है, लेकिन ओवरऑल प्रोपोर्शन में सब कुछ बराबर रहता है। कितने भी लोग, नीरज, जितने लोग चाहे, कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में खड़े हो सकता है। ऑब्वियसली उसकी कुछ कंडीशन है जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। श्रेया जी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जितने भी लोग चाहें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली सबको पता है कि कौन जीतेगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, उस वजह से ज्यादा लोग अपना नाम वहां पे नहीं देते। यस राजीव, ठीक है, प्रैक्टिकली जितने लोग चाहें अपना नाम दे सकते हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हमारे प्यारे राष्ट्रपति जी के बारे में। नोट्स में आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल कोटा के नीचे अब आप ये थ्योरी लिखेंगे। आप चाहें तो इसके लिए आधा पेज अपने खुद के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो पेपर ओरिएंटेड कोई नुकसान आपका नहीं होगा, ये मैं ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं। प्रेसिडेंट किसी पार्टी से नहीं होते हैं रोहित जी। प्रेसिडेंट जब वहां पर, मतलब कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट एक नॉर्मल कैंडिडेट होता है,
सेम फॉर वीपी रोहित। जब वो देखिए आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, बट थ्योरेटिकली वो एक इंसान है जो बस वहां पे गया है कैंडिडेट बन के। सच में इतना सही है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो बात अलग है कि उनके पास एक पार्टी का सपोर्ट है तो उन्हें उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ही इज जस्ट अ कैंडिडेट। प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, दोबारा लिख देता हूं, नोट्स बनाइए। दूसरे नंबर पे 5 ईयर टर्म है। तीसरे नंबर पे क्वालिफिकेशन, सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन कोई कैसे बन सकता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे एज शुड बी ग्रेटर देन 35 ईयर्स। तीसरे नंबर पे ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है सही समय पर बता दिया जाएगा। चौथे नंबर पे नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नोट करिए। नीरज जी, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, सच में विश्वास मानिए मेरा। डिग्रियां सब कुछ नहीं है जीवन में। तजुर्बा डिग्री से नहीं मिलता, डिग्री से सिर्फ नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस नहीं। और एक समय के बाद, एक लेवल के बाद नॉलेज फेल कर जाती है, एक्सपीरियंस नहीं। Akansha, I understand your question. It is totally valid. It can be, but as per Constitution of India, he should have completed 35 years of age. ऐसा लिखा होगा। वो नहीं बन सकते जब तक वो 35 साल के नहीं हो गए हैं, ऐसा क्लॉज लिखा जाता है। मतलब अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, ऐसा लिखा होगा जब आप संविधान पढ़ेंगे। तो आंसर कैन बी यस, व्हाट यू आर सेइंग कैन बी राइट। फोर्थ पॉइंट को बिल्कुल इलेबोरेट करा जाएगा। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसे थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं। होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or of state or under any local authority under government control। मैं समझा देता हूँ। Not holding any office of profit under government of India or government of state or under any local authority under government control। इसका मतलब यह है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह सकते हैं? यानी क्या पीएम और प्रेसिडेंट एक ही हो सकते हैं? ऑब्वियसली नो। क्या प्राइम मिनिस्टर और क्या प्रेसिडेंट और सीएम एक हो सकते हैं? आंसर इज एन ऑब्वियस नो। क्या स्पीकर प्रेसिडेंट एक हो सकते हैं? नो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रह सकते हैं। बस वो लिखा गया यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर वो उस गद्दी को संभालेंगे तो वो सिर्फ उसी गद्दी को संभालेंगे, उन्हें बाकी सब जगह से काम धंधा छोड़ना पड़ेगा। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू लोकसभा, लोकसभा के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्वालिफिकेशन है इलेक्शन के, उसके लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। वो क्या है वो लोकसभा में पढ़ेंगे। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के निचोड़ को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा। तो इसी वजह से ऐसी लाइनें लिखी जा रही है। बस वहां पे लिखा होगा हाउस ऑफ द पीपल, मैं लोकसभा लिख रहा हूं। नोट कर लिया जी। सिटिंग एमपीज, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ministers, etc. all qualify for election to president। यानी जो अभी किसी गद्दी पर बैठा हुआ है
वो दोबारा भी उस जैसे प्रेसिडेंट कोई है, सिटिंग प्रेसिडेंट है, वो जो है फिर से इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। इस तरीके पीएम, एमपी, वीपी, गवर्नर ये सब भी एलिजिबल है। अमलेश, क्या ये स्क्रीन पर जो लिखा है उससे रिलेटेड है? अगर आंसर नो है तो ऐसे सवाल क्वेश्चन टैब में भेजिए। टॉम, पेपर इनकी आंखें खोलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं सच में चाहता हूं कि ये बच्चे समझ जाएं, बट ये बच्चे हैं, क्या करें। नहीं नीरज, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। जो लिखा गया है बस यही है धीरज। ये सब संविधान का डेटा है, अपने पास से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है जी, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं जी। नोट करना है भी, ठीक है, नोट करो। हाँ नीरज, चांस तो है मेरे पास, बन तो सकता हूँ मैं। चलो जी, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक इंसान है जो कहता है कि मैं कैंडिडेट हूं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोकस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन थोड़ा खाली करिए, अदरवाइज मेरे पास और भी रास्ते हैं, जैसे कि ये। अब ध्यान से सुनिए, मुझे पता है आपका हाथ रिएक्शन पे जाने वाला होगा, तो मैं पूरे तरीके आपको शांत कर देता हूँ। देखिए, अगर एक कैंडिडेट है जो कहता है कि जी मुझे इलेक्शन में खड़े होना है। अब बच्चे कहीं मुझे इतनी देर से कह रहे थे कि सर फिर बहुत ज्यादा लोग क्यों नहीं दिखते, जनरली 2-3 ही लोग क्यों दिखते हैं हमें, उसका रीजन समझाता हूँ। मान लेते हैं एक कैंडिडेट है जो कहते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो कुछ ऐसे लोग होने चाहिए ना जो इन्हें वोट डाले, तभी ये प्रेसिडेंट बनेंगे। अब वो वोट कुछ नहीं तो 50% से ज्यादा होने चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इनिशियली इन्हें कहा जाता है कि भाई चलो 50% तो तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे, तुम लाओ 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। 50 और लेके आओ 15,000 रुपए, और वो डिपॉजिट कर दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। यानी इस कैंडिडेट के पास एक कागज होना चाहिए जिसपे 50 लोगों ने, जो 50 ये एमएलए, एमपी वगैरह हैं, इन सब के साइन होने चाहिए। यानी 50 लोग चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने, फिर उसे अप्रूव करने वाले और 50 लोग होने चाहिए। यानी मैं, अगर मुझे जीतना है तो पहले 50 लोग मेरा नाम कहेंगे, फिर बाकी 50 लोग कहेंगे कि हाँ हम भी सहमति दिखाते हैं। तो कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा और 15,000 रुपए की डिपॉजिट चाहिए होगी। 15,000 तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं ही दे दूंगा, आप लोग इलेक्शन में खड़े तो हो। प्रॉब्लम आती है 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की। अब 15,000 का क्या होगा? आपको याद होगा 4 लोग थे, ए बी सी डी, या वो एक्स वाई जेड ए, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े पेजेस पहले हमने पूरी कहानी बनाई थी यहाँ पे। इसमें आपने नोटिस करा होगा कि ये डी तो बेचारा बुरे तरीके हार गया था, लेकिन बी और सी फिर भी थोड़ी सी इज्जत इनकी बच गई थी, लेकिन हारे ये भी थे। तो जो बुरे तरीके हारेगा उसके साथ बुरा होगा, क्योंकि माना जाएगा कि वो इतना सीरियस नहीं था, जबरदस्ती टाइम खराब करा है उसने। तो इफ अ कैंडिडेट गेट्स लेस देन 1/6 of total valid votes, ये 15,000 इज नॉट रिफंडेड। यानी 15,000 रुपए उसे वापस नहीं मिलेंगे। यानी अगर टोटल वोट 100 डले हैं, उसमें मुझे मिले हैं 10 वोट, आपको मिले हैं 36 वोट, और बचे हुए वोट्स जो हैं अपने कितने हो गए जी, 54 वोट्स मिल गए ए को, ये बी को, ये सी को। तो 15,000 इसके भी वापस हो गए, 15,000 इसके भी वापस हो गए, लेकिन इसके 15,000 वापस नहीं हुए, क्योंकि इसके जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं इसे, वो एक छठा हिस्सा, यानी 100 का छठा हिस्सा जो है उससे भी कम है, 17 वोटों से भी कम है, तो इसके 15,000 रुपए इसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये 3 मतलब चीजें हैं एक कैंडिडेट को उस लिस्ट में ऐड करने के लिए, कि 15,000 रुपए उसे जमा करने होंगे, 50 प्रपोजर्स, 50 सेकेंडर्स, यानी मिनिमम 100 लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, इसे आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे। ठीक है, नोट कर लिया तो चलूँ आगे। नहीं करा, करो फटाफट, ठीक है, करो करो, कोई बात नहीं, नोट करो करो, आराम से करो। अच्छा, जब 2-4 बार मैं प्यार से समझाता हूँ तो मान जाया करो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं रहा तो मैं कह नहीं सकता, बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। मतलब 10-5 सेकंड में
मुझे पता है कैसे शांत करा जाता है बच्चों को। प्रपोजर सेकेंडर्स ये वो लोग हैं जो बाद में वोट डालने वाले हैं ना, जैसे हमारे 2000 में 300 थे या वो सब थे, है ना, ये वो लोग हैं, हम नहीं है। 50 100 बंदे तो मैं ही ले आऊं, है तो तुम ही लोग मुझे इलेक्शन में खड़ा कर दोगे प्रेसिडेंट के, मेरे 15,000 और डूब जाएंगे। ये वो बड़े वाले 50 लोग हैं जो बहुत महान नेता टाइप होते हैं, ये हम नहीं है। तो मैं मोहल्ले में 100 लोग इकट्ठे कर दूं, कह दूंगा अरे करा दूंगा तुम्हारा सिलेक्शन, करा दूंगा, 100 तो कर ही दूंगा मैं इकट्ठे। आप समझ पा रहे, जो एक सवाल आ रहा था कि सर बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स क्यों नहीं होते, रीजन ये है। एमपी यस हो सकते हैं श्याम, 7 करना चाहिए, आई एग्री। यस दिव्यांश, ये जो लोग हैं प्रपोजल सेकेंडर से, एक्चुअली वो एमपीज एमएलएस ही हैं। जिनकी भी क्लासेस सही नहीं चल रही, आप क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब वो इंसान चुन लिए गए, तो ओथ की बारी आ गई। ओथ मतलब शपथ। एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट is not a member of Lok Sabha, Rajya Sabha, but still a part of Parliament। वैसे तो शुरुआत में मैंने लिखवा दिया है, स्टिल लिख देता हूँ। आपकी पहली क्लास, आपका स्वागत है। आप क्लास नंबर 1 से इस कोर्स को अच्छे से लगाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफी सारा पोर्शन आपका छूट गया है। या किसी तरीके आप कल दोपहर 4 बजे से पहले पहले इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो आप कल 4 बजे से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी भी पहली क्लास है, कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं शिवानी, ऐसा जरूरी नहीं है। जो पहली लाइव क्लास देख रहे हैं आप, ठीक है, आप सभी लोग समझ पाए ये बात। आगे चलते हैं। जो रेजिग्नेशन दिया जाएगा, रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, ये क्या होता है बता दिया जाएगा। री इलेक्शन yes, any number of times। Grounds for impeachment, violation of the constitution। नोट करिए। ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट, मैं एक काम करता हूँ, इसे और अच्छे से लिखता हूँ। आप बस रेड वाला पोर्शन नोट करिए, इसे अगले पेज से और साफ सुथरे तरीके लिखते हैं। यहां तक नोट कर लिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इम्पीचमेंट। एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एक प्रेसिडेंट 1000 बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है दोबारा। अब मैं लिख रहा हूँ इम्पीचमेंट। आपने जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसे एज अ टॉपिक लिखने जा रहा हूँ। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। प्रेसिडेंट को हटाना है उनकी गद्दी से। हमें लग रहा है कि वो बढ़िया काम नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा जीवन में, कोई और प्रेसिडेंट चाहिए। कैसे हटाएंगे उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई फर्क नहीं है, डेफिनेट प्रपोजर वो जो पहली लिस्ट में थे, सेकेंडर वो जिन्होंने उन्हें सपोर्ट करा, वैसे कोई भी फर्क नहीं है। ग्राउंड यानी रीजन क्या दोगे, रीजन देना पड़ता है ना हर किसी को हटाने के लिए। सिर्फ एक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है कहीं पे। यानी अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई काम कर दिया जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान की बातों को वायलेट करता है, यानी उसके खिलाफ काम करते हैं ये, तो ही आप इन्हें हटा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसा ही नहीं कि मूड खराब है, बस हम गए, हमें चाय नहीं पिलवाई उन्होंने, हम गए, हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ पाई,
मन नहीं लग रहा, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, बार बार ये दिल्ली बुलाते हैं हमें, नहीं ऐसा कुछ नहीं। निशांत सिर्फ ये जो लिखा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कौन इम्पीच कर सकता है, लेट मी एक्सप्लेन। हु कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। पहली बात, इम्पीचमेंट में क्या होता है समझते हैं। नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यस। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एक ही बात है, मैंने बस उल्टा लिखा है। मेंबर्स ऑफ स्टेट और यूटीज, नो। महाभियोग हिंदी। मैं एक्सप्लेन करता हूं राहुल। अब आप नोटिस करो एक चीज, पहले आप लिख लो फिर नोटिस करना। लिख लिया? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज। फोकस करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इलेक्शन में ना इलेक्टेड वालों का बोलबाला है, नॉमिनेटेड वाले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको इम्पीच करना है ना, रिमूव करना है, तो उस केस में यूनियन वालों का बोलबाला है और स्टेट वाले कुछ नहीं कर सकते। बस यही काम होता है एक टीचर का, कि सारी बात का जो निचोड़ है ना सर, वो सटीक बता दो, कंफ्यूजन दूर कर दो हमारा, वो है ये। देखो इलेक्शन में नॉमिनेटेड क्यों नहीं करते, इसे याद करने का जुगाड़ बताता हूँ। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। मुझे पता है जी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे 2 महीने बाद इलेक्शन में खड़ा होना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पसंद के लोग को नॉमिनेट कर दूंगा और शर्त रख दूंगा जी आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ, 2 महीने बाद इलेक्शन है, मुझे वोट दे देना। तो वहां पर वो बाइस क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो कि मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से नॉमिनेटेड को वहां से हटाया गया, क्योंकि नॉमिनेटेड खुद ही नॉमिनेटेड है तो किसी को क्या इलेक्ट करेंगे। लेकिन जब उन्हें हटाना है ना, तो स्टेट वालों को हटाया गया है उस केस में, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के लोगों को अधिकार होना चाहिए उन्हें हटाने का। जब तक वो इलेक्शन नहीं जीते थे तब तक वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे, तब तक वो इलेक्टेड लोगों के दम पे इलेक्ट होंगे। बट जब उन्हें हटना है तो ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के लोग उन्हें हटा सकते हैं। इस वजह से हटाते समय स्टेट का रोल खत्म करा गया है और चुनते समय नॉमिनेटेड का रोल खत्म करा गया है। चाहे तो इसे आप नोट कर सकते हैं, काम की बात है, स्माइली की जगह टिक और क्रॉस भी बना सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके इन्हें हटाया जाता है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट समझने की कोशिश करना। चार्ज किसी भी हाउस में लग सकता है, चार्ज किसी भी हाउस में लगाया जा सकता है। चार्ज फॉर इम्पीचमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। यानी लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही उठेगा चार्ज। चार्ज का मतलब वो लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई प्रेसिडेंट को हटाओ, तो कहीं से तो बात शुरू होगी। लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। अब क्या होगा, जो वो चार्ज वाला हाउस है, सबसे पहले उसमें बात पूरी चलेगी। अगर उससे पास होगा तो दूसरे हाउस में बात जाएगी, वहां पे पूरी बात चलेगी। दोनों से पास होगा तो प्रेसिडेंट हट जाएंगे। लिख देता हूं सबसे पहले एटलीस्ट 14 डे एडवांस नोटिस ऑफ
such charge in writing signed by at least 1/4 of total members of that house। कीवर्ड्स पे फोकस करिएगा। 14 डे का एडवांस नोटिस राइटिंग में चाहिए, साइंड करा हुआ कम से कम 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। जैसे लोकसभा से बात शुरू हुई तो लोकसभा के टोटल लोगों को गिना, 1/4 करा, कम से कम उतने लोग उस कागज पे साइन करके देंगे कि भाई हमें इन्हें हटाना है। वरना क्या होगा, 10 लोग कहेंगे जी हमें प्रेसिडेंट को हटाना है, अननेसेसरी टाइम खराब होगा। तो अगर कहीं किसी हाउस में 500 लोग बैठे हैं तो कम से कम उसका 1/4 लोग, यानी कम से कम मान लेते 150-200 लोग जो है उस कागज पे साइन करेंगे। फिर 14 दिन का एडवांस नोटिस मिलेगा प्रेसिडेंट को। अगर वो नोट ये सब कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही प्रोसीजर चालू होगा। इट इज जस्ट अ नोटिस। दूसरे नंबर पे सच रेजोल्यूशन, ये इंपीचमेंट का, मस्ट बी पास्ड बाय एट लीस्ट 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। नहीं विशु, उससे भी अलग है। स्पेशल मेजोरिटी की डेफिनेशन एक बार रीड करना क्लास के बाद। टोटल जो मेंबर है ना उसका 2/3 से पास होना चाहिए। याद करो विशु, स्पेशल मेजोरिटी पे 2/3 ऑफ क्या है, होमवर्क दे दिया चलो मैंने आपको आज का। यानी अगर एक हाउस में 500 लोग हैं ना तो उसका 2/3 लोग जो हैं इसे पास करेंगे, तब जाके उस हाउस से ये पास होगा। जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर एक हाउस में 240 लोग हैं ना तो कम से कम 160 लोग हो गए, बहुत बड़ा नंबर हो गया है। इसलिए प्रेसिडेंट को हटाना बहुत मुश्किल काम है, आज तक कोई भी नहीं हटे। आपने नोट कर लिया। अब अगर ऐसा लोकसभा में है तो लोकसभा का ही प्रोसीजर है, राज्यसभा में है तो राज्यसभा का ही प्रोसीजर है। यस, होना चाहिए ना ऑफिशियल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वरना तो कोई भी हटा देगा। कोई बात नहीं के यार, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। पहले एक पेज के और नोट्स बना लो, फिर प्रॉपर एग्जांपल से इसे समझा दूंगा। इसी बात पे क्वेश्चन डाउट सेक्शन तो चलो बंदी है। 21 डाउट्स आ गए हैं मेरे पास। चलें आगे दोस्तों। 7 जो लिखा गया एग्जैक्ट वही है। कोरम का नहीं लिया जाएगा, कोरम से अगर चलेंगे तो नुकसान हो सकता है। श्याम पहले नोट्स बनवाता हूं, रुको अभी। अब क्या होगा, मैटर विल गो टू सेकेंड हाउस known as इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। क्योंकि अब दूसरे हाउस में गया है तो उसे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोलेंगे, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेट करा जाएगा कि भाई पहले हाउस में जो हुआ है वो सही है या गलत है। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड। राइट है, जिम्मेदारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को आके जवाबदेही करनी है, चाहे तो कर सकते हैं आके। और रिप्रेजेंटेड का मतलब कि वो अपने साथ और किसी को भी ला सकते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि कोई वकील या ऐसा कुछ चाहिए तो। अब if the resolution is passed by not less than 2/3 of total membership of investigating house, the president of India shall be impeached
रिमूव लिख दो, सिंपल रखते हैं चीजों को। अभी एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करें। कर लिया नोट? अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। If the resolution is passed by not less than 2/3 of total membership of investigating house, the president of India shall be removed. अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं लोकसभा में है 300 मेंबर, राज्यसभा में है 200 मेंबर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस ये एग्जांपल है भैया, कहीं तुम नोट ही करके पेपर में 300 200 पे टिक करो, एग्जांपल है, ठीक है। लोकसभा में है 300 मेंबर, राज्यसभा में है 200 मेंबर। अब कहानी शुरू होती है लोकसभा से। तो स्टेप नंबर 1, लोकसभा के कम से कम 1/4 लोग कहेंगे कि हमें प्रेसिडेंट को गद्दी से हटाना है। तो कम से कम यानी ग्रेटर देन 75 लोग जो हैं वो 14 डे का नोटिस देंगे उस हाउस में। और उसके बाद ये जब 14 दिन पूरे होंगे तो होंगी वोटिंग। पहले बहसबाजी होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। अगर वोट जो है अगेंस्ट में चले गए 2/3 ऑफ 300 यानी ग्रेटर देन 300, ग्रेटर देन 200, अगर ग्रेटर देन 200 चलेगा तो यहां से मैटर जाएगा राज्यसभा में। अगर ये हो गए लेस देन 200 तो उस केस में मैटर क्लोज हो जाएगा। अब राज्यसभा में गया, राज्यसभा में क्या होगा जी, 200 लोग बैठे, यहाँ पर भी बहसबाजी होगी, फिर वोटिंग होगी। और 200 का 2/3 कितना होता है, 133.33, यानी मैं कह देता हूँ अगर यहाँ पर वोट मिलेगा 134 या उससे ऊपर तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो हट गए। अगर मान लेते हैं वोट मिलेगा लेस देन 134 तो उस केस में जो है ये मैटर क्लोज हो गया। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? अब सेम अगर मान लेते हैं मैटर लोकसभा की जगह राज्यसभा से शुरू हुआ होता तो क्या होता? राज्यसभा से शुरू हुआ, सबसे पहले यहाँ के 1/4 से ज्यादा यानी ग्रेटर देन 50 लोगों ने 14 दिन का नोटिस देना है। उसके बाद यहाँ पर बहसबाजी होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर अगेंस्ट में वोट आ गए ग्रेटर देन 134, ग्रेटर देन इक्वल टू 134 तो मैटर जाएगा लोकसभा में। अगर आ गए लेस देन 134 तो मैटर क्लोज हो जाएगा। फिर समझ गए ना? अब तो प्रोसेस सेम है। ग्रेटर देन 200 में मैटर प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए, अदरवाइज मैटर क्लोज हो जाएगा। नंबर छोटे इसलिए सिंपल रखें, अगर मैं यही बैठ के 550 250 इन सबको भाग करता रहूंगा तो फिर मतलब अजीब से नंबर बन जाएंगे। नोट करिए जी इसे, चाहे तो नोट कर सकते हैं वरना आगे चले। यस नीरज, ये लिखा है ना मैंने शुरू में, इसका कोई फॉर्मेट शुभराज नहीं दिया गया है अलग से, ये एनी हाउस लिखा गया है। ये पेपर का सवाल है नीरज जो आपने पूछा कि इम्पीचमेंट कौन से हाउस से शुरू होता है। ऑप्शन थे लोकसभा, राज्यसभा, आइदर या बोथ या नन, ऐसा कुछ था। मैंने बस आपको ये समझाया देखो कि पहले हाउस से मैटर शुरू होगा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए 1/4 लोग लगेंगे, पास होने के लिए 2/3 लोग लगेंगे। अगर पास हो गए तो दूसरे हाउस में जाएगा, अगर दूसरे के भी 2/3 ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट हट गए, अगर नहीं करा तो प्रेसिडेंट वहीं पर बैठे रहेंगे। जिस दिन वो हटे हैं उस दिन से वो प्रेसिडेंट रहना बंद करेंगे, उससे पहले वो प्रेसिडेंट रहेंगे। यानी मैटर मान लेते हैं आज शुरू हुआ और इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना लग गया, तो इस 1 महीने में वो जो भी फैसले लेंगे वो उनके हटने के बाद भी वैलिड रहेंगे। यानी अगर कोई प्रेसिडेंट को 30 जून को हटाया गया है तो 29 जून वाले सारे फैसले बिल्कुल सही सटीक होंगे, बिकॉज उस दिन वो प्रेसिडेंट थे। अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो सेम प्रोसेस है ना, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वो 14 दिन का नोटिस देंगे, 1/4 लोग, 250 का 1/4 लोग नोटिस देंगे, फिर उस 250 के 2/3 उसे पास करेंगे, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा के भी 2/3 लोग उसे पास करेंगे। सेम प्रोसेस है, बस फर्क है पहले स्टेप में नंबर्स का, बाकी तो सेम है। ठीक है जी, चलो अब मैं आपके लिए कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं इनका ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी चीजें आप लिखी हुई देख रहे हैं मैं इनका ऑपरेशन करते चल रहा हूँ। जैसे मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पढ़ा दिया, देश बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन समझा दिया, मैनर समझा दिया, टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल वाली बात समझा दी, एलिजिबिलिटी है क्या जी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है वही सिटीजन वाली बात आपको पढ़ा दी, ओथ आपको बता दिया कौन कराता है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट पढ़ा दिया। यानी मैं कर वही काम रहा हूँ जो
संविधान ने करा है, बट मेरा कराने का जो तरीका है वो आई थिंक थोड़ा सिंपल है, मतलब वहां पर मैं अननेसेसरी बार बार आर्टिकल वर्ड नहीं लिख रहा, समझाने पे फोकस है मेरा। खैर आगे चलते हैं। अब हो गई वैकेंसी क्रिएट, मान लेते हैं प्रेसिडेंट की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, या फिर मान लेते हैं प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, तो क्या होगा जी, वाइस प्रेसिडेंट उस गद्दी पर बैठेंगे। बट क्या वो पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे? नहीं, मैक्सिमम 6 महीने तक वो वहां पर बैठ सकते हैं। इन केस ऑफ वैकेंसी टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी रीजन हो सकते हैं, द सीट या पोस्ट हैज टू बी फिल्ड within 6 months. Till that time, VP यानी वाइस प्रेसिडेंट is equal to president. If vice president is not there, Chief Justice of India is equal to president. If VP and CJI not there, senior most judge of Supreme Court is equal to president. Now has to be filled, बिल्कुल सही. In case of vacancy to the post of president, the post has to be filled within 6 months. जब तक वो पोस्ट नहीं भरी जाती उस गद्दी पर कौन बैठेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। मान लेते हैं खुदा ना खास्ता वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई, तो क्या होगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीजेआई, वो उस गद्दी पर बैठेंगे। मान लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहे किसी वजह से, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो उस गद्दी पर बैठेंगे। सीनियर मोस्ट जज भी अगर मान लेते हैं नहीं रहे, तो क्या होगा? जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होगा वो बैठेगा। यही चेंज चलती रहेगी, यानी प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं होगी। अब हो सकता है आप जो है बहुत ही ज्यादा निगेटिव सोचते हो, जैसे कि मैं भी बहुत बार सोच लेता हूँ कि सर अगर सारे ही चले गए तो क्या होगा? तो भैया ऊपर वाले से दुआ करना, क्योंकि फिर मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि इतने सारे जज हैं। तो ये छोड़ो प्रेसिडेंट की सीट का क्या होगा, ये सोचो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। नोट करिए जी, फिर चलते हैं हम आगे। शिवानी, जैसे ही सीजेआई या वीपी प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनका पुरानी पोस्ट से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। रीजन भी है कि ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो 2 पोस्ट एक साथ मैनेज नहीं हो सकती। इफ के आगे क्या लिखा है? इफ वीपी एंड सीजेआई यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों ही नहीं है वहां पे, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल राहुल, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ समय के लिए रुके, मे बी अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। एक्चुअली ये जो भी चीजें होती है ना राहुल, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी से होती है। तो हम थ्योरी में ये सब पढ़ते रहते हैं, बट प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट है सब कुछ। चलें जी आगे, आप सबको सीखने को मिल रहा है, आई होप आप सबको सीखने को मिल रहा होगा। अब प्रेसिडेंट के बारे में और बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, और एक काम करते हैं, यहाँ के बाद का पोर्शन कल मैं आपको पढ़ाता हूँ। आज हमने काफी सारा बेसिक पोर्शन कवर कर लिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पावर क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, कि किस किस को ये अपॉइंट करते हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दिस दैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर क्या है, कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, और भी दुनिया भर की बातें हम पढ़ेंगे। पार्डनिंग पावर पढ़ेंगे, बिल के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार हम कल की क्लास समझ लेंगे तो हमारे लिए लोकसभा राज्यसभा समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार आप यूनियन समझ जाएंगे तो स्टेट समझना बहुत आसान है। देखो लोकसभा जैसी ही है विधानसभा, प्रेसिडेंट जैसे ही है गवर्नर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो एक बार हमने यूनियन अच्छे से पढ़ लिया तो स्टेट में अपने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आर्टिकल आपको कौन से लिखने हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, रुकिए, आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरी बात मानो तो सारे लिख लो। सारे कहाँ से? 52 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट की अभी बात हो रही है। मैं जानता हूं मजा नहीं आया आपको ये बात सुन के, बट लिख लो, क्योंकि पता है पेपर कुछ भी पूछ रहा है। कहीं ये ना हो देखो मैं 2 छुड़वा दूं और वही पूछ ले, तो लिख लो। लिखने में क्या जाता है, एंड में 1-2 नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं। ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ अभी। वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं काम करती, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ओथ और इम्पीचमेंट की आप बात करते हो, ओथ और इम्पीचमेंट यही आते हैं पेपर में सबसे ज्यादा। 52 से कहानी शुरू हुई है और 60-62 तक गई है, तो आगे तो
5 तो नहीं लगा हो सकता, 6 ही लगेगा, ऐसे समझो। देखो ओथ में 0 जैसा ओ बनाते हो ना तो पीछे 0 आएगा, इम्पीचमेंट में आई ऐसा बनाते हो आई आएगा। अब सोचो आगे 5 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 5 50 पे तो डीपीएसपी चल रहा था, तो 60 पे हो गया ओथ, 61 पे हो गया इम्पीचमेंट। ये छोटी सी ट्रिक हो गई आपके लिए। बाकी और भी आर्टिकल्स है, सबकी ट्रिक्स तो मैंने खुद ही नहीं बना रखी, क्योंकि पढ़ पढ़ के याद हो गया। आप भी 1-2 बार रीडिंग करोगे तो काफी हद तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्लास मैं आपके लिए कंक्लूड करता हूँ। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ, 1.5 घंटा तो अपना हो ही गया है। क्या टाइम हो गया, 11:30 हो गए क्या? हाँ, 11:33 हो गए। अब आप आराम करो, कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। रोहित जी ठीक है, बट साथ में मेरा भी एक रिकमेंडेशन आप मानिएगा। कुछ ही समय पहले मैंने ये जो साइंस के कोर्सेज दिए हैं आपको, प्रतियोगिता मंत्रा पे आप सर्च करके वहां से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप उन्हें लगाइए, आपका काफी बड़ा पोर्शन वहां से तैयार हो जाएगा। ठीक है, यस, बिल्कुल सही दिव्यांश। न्यू इलेक्शन के लिए वीपी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी चाहे अगर वीपी को उस गद्दी पर बैठे रहना है तो ही हैज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रेश, यानी पूरे तरीके कैंडिडेट के रूप में आना होगा। वीपी बस मजबूरी में बैठे हैं, आप ऐसा मान लीजिए। फाइल से बाद में आप आराम से नोट कर लेना ऑफिशियल। अब मैं डाउट्स ले लेता हूं। कोई सॉल्यूशन नहीं है, जितना कर पाए उतना करते रहिए, बस ज्यादा मत सोचिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, ज्यादा मत विचार करिए। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार अच्छे से देखो आयुष्मान, जो किताबें हमारी कहती है वो कहती है कि जो एसिड रेन है वो 5 से 5.5 के आसपास चलती है, और नॉर्मल जो रेन है, एक लाइन है, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो रेन वाटर की पीएच 7 होती है। प्रैक्टिकली डेफिनेटली 7 से कम है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल। प्रैक्टिकली आपकी जो है 5 के आसपास ही रहती होगी। है ना, ये उसका एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं एग्जैक्ट फ्रेमिंग जो है इसकी रीड करना चाहूंगा। ठीक है, कल की क्लास मेरी 2 है, 4 बजे वाली क्लास में भेज देना, जिससे कि अगर मुझे और भी कुछ उससे एसोसिएटेड स्टडी करना हो तो मैं वो स्टडी करके रात 10 बजे वाली क्लास में आपसे डिस्कस करूँ। इफ पॉसिबल वो आर्टिकल का एक क्लियर स्क्रीनशॉट 1-2 करके, वो जो पूरा टॉपिक हो मुझे कल की क्वेश्चन टाइम में भेजना, मैं भी एक बार स्टडी कर लेता हूँ, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा, क्या जाता है। क्योंकि मैं मेनली ये चीजें, क्योंकि इतनी हाई लेवल आती नहीं, तो मैं एनसीईआरटी को ही कोर मानता हूँ, बिकॉज एसएससी उससे बन जाता है। देखते हैं एनआईओएस में भी क्या पता कुछ नया इन्होंने ऐड करा हो। आई होप ये डाउट आपका जो है क्लियर हो गया होगा संदीप जी अब तक। अभी तो यही वाला कोर्स आशीष चल रहा है, इसके बाद भी कुछ कोर्सेज मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, बट अभी के लिए तो इस पे ही फोकस है। प्रगति जी, ऑक्ट्रॉय वगैरह ये सब तो हट ही चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी, ऑल द टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड। आयुष्मान क्वेश्चन टाइम में भेज दो, और पर्सनल है तो वो लिखना जो सब पढ़ सके, मतलब ये समझाने की वैसे जरूरत नहीं है, स्टिल कह रहा हूँ। ऑक्ट्रॉय क्या होता है देसी भाषा में, प्रगति जी बताता हूँ। मान लेते हैं एक गाड़ी है, वो यूपी से दिल्ली में गई, अगर वो प्राइवेट व्हीकल है तो इट्स ओके, बट कभी कभार क्या होता है कि जो सामान वाली गाड़ी है वो जाती है, तो आपने नोटिस करा होगा बॉर्डर पे एमसीडी या फिर इन जनरल कोई ऐसी जो है टोल टैक्स टाइप वो बनाए रखते हैं। काफी बार वो बड़ा सा होता है, काफी बार वो छोटा सा, तो वहां पर आपको आपसे वो टैक्स लेते हैं। चुंगी कर उसे बोलते हैं देसी भाषा में, यानी सामान आप एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के अंदर लेके जा रहे हैं, तो उसके बदले आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ लोकल कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, उसी को ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। अब ऐसी काफी सारी चीजें बंद हो गई है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। देखो लायबिलिटी यानी ऐसी चीज जिससे जिसके लिए मैं लायबल हूं, लायबल टू पे बैक, मान लो जो मुझे आज नहीं तो कल वापस करना है, वो मेरी लायबिलिटी है। जैसे कि मेरे पास क्या है, आप ए ऐसे समझिए, ए पर्सन ने बी पर्सन को 100 रुपए दे दिए। ए गेव बी 100 रुपीज ऑन क्रेडिट, यानी उधार में दे दिए, तो 100 जो है वो हो गया एसेट ऑफ ए और लायबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि कभी ना कभी बी को उसे लौटाना है। जैसे मेरे पास जो मेरा मकान है वो मेरा एसेट है,
बिकॉज ये मेरे को ये मेरा है, चाहे वो मेरे पास है किसी और के पास है, ये मेरा है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने बाइक जो है वो लोन पे ले रखी है तो वो लोन मेरी लाइबिलिटी है, बिकॉज आई नीड टू पे इट बैक सम टाइम। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी डाउट हो कुछ तो आप मुझे दोबारा मिलके और क्लियर कर सकते हैं। नहीं भैया सागर जी, बिल्कुल भी नहीं, सारे तो मुझे भी याद नहीं, कोई नीड नहीं है, क्योंकि सच बात ये है मेन याद करने हैं। हितेश रोज पढ़ना चाहिए। ये डाउट हो गया है ऑलरेडी क्लियर। रूबी मैं पूरी कोशिश करूंगा डाउट क्लियर करने की। आई थिंक आपने अपने रेफरेंस के लिए भेजा होगा। आयुष्मान अभी लूंगा डाउट एक एक करके सभी के। To strive towards excellence, all sports individual, collective, or international, national interest, nation constantly this to high level of development। ये तो वैसे समझाया था, फिर से समझाता हूँ टॉम। देखो, देश तब तरक्की करेगा जब देशवासी तरक्की करेंगे, ये है इसका निचोड़। यानी अगर मैं अपना बेस्ट, आप अपना बेस्ट देंगे, तभी तो देश का बेस्ट निकल के आएगा। यानी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को जो है समझाया गया है इसके अंदर। अगर मैं रोज अपना बेस्ट दूंगा तो क्या जो है मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगा? जी हाँ। अच्छा टीचर बनने की वजह से मैं अच्छे स्टूडेंट्स को क्रिएट करूंगा, जिसकी वजह से आप कल को अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे। आप अच्छे ऑफिसर बन के क्या करेंगे? अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छा पैसा कमाने की वजह से आपकी फैमिली ग्रो करेगी और वो एक चेन चलती चली जाएगी, जिससे कि देश का भला होगा। वो इसमें जो है कहा गया है इन शॉर्ट, कि हम अपनी तरफ से टू स्ट्राइव का मतलब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे एक्सीलेंस की, यानी जो हमारा बेस्ट है वो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, मेरे खुद के लेवल पे हो, कलेक्टिव यानी एज अ सोसाइटी हम ग्रो करेंगे। तभी आपने देखा होगा कि बहुत बार स्टेट्स आपस में compete करते हैं, कि महाराष्ट्र कहता है कि मैं कर्नाटक से बेटर हूँ, कर्नाटक कहता है मेरा जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु कहता है जी मेरा कल्चर सबसे आगे है। तो वो जो एक तरीके की फाइट है वो कभी कभार पॉजिटिव सेंस में भी निकल के आती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे टॉम। फिर भी डाउट हो दोबारा पूछ लेना। हाँ, आलोक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ये सब चीजें आपको आने वाली क्लास में लिखवाऊंगा मैं। यस सिमरन जी, मैं चाहूंगा कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज का सीक्वेंस भी याद रखें। 25-28 इसमें तो नहीं दिखा। इसमें कौन सी लाइन आप समझना चाहते हैं, थोड़ा आप ये बताते तो अच्छा रहता। रुकिए मैं अपनी वाली फाइल से बता देता हूँ, हो सकता है वर्डिंग में थोड़ी दिक्कत लग रही हो आपको। देखो 25-28 में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वाला पॉइंट ये कह रहा है, 25 नंबर जो है वैसे सब मिलते जुलते हैं। 25 नंबर ये कह रहा है कि मैं अपने धर्म को अपने तरीके मान सकता हूँ और उसका बढ़ावा कर सकता हूँ। ठीक है। 28 नंबर ये कह रहा है कि मैं जो धर्म है उसका डिस्कशन कर सकता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी, यानी 28 का इस्तेमाल करके स्कूलों के अंदर जो है धार्मिक बातें सिखाई जाती है, वो किसी भी धर्म की हो सकती है। 28 और 25 में ये फर्क है। ठीक है रूबी जी, और डाउट हो एक बार डिटेल में आप लिख देना, मैं उसे भी एड्रेस करने की कोशिश कर दूंगा आने वाली क्लास में। अरे मैथ्स 11 friends spend 19 each on a tour and 12th spend 11 less than the average। ठीक है, इसमें क्या हुआ एक बार ट्राई मारते हैं जी। सबने 11 ने 19 लगाए, यानी ये तो हो गया जी इन सब का पैसा। उसके बाद जो 12th फ्रेंड है उसने जो है 11 लेस लगाए एवरेज, मान लेते हैं एवरेज x है। ठीक है, तो उसने 11 लेस लगाए एवरेज से, यानी अगर प्लस ये 12th फ्रेंड का है x माइनस 11, ये हो गए सबके टोटल पैसे। क्योंकि टोटल जो है 11 लेस लगाए ना, टोटल बनते हैं 12। तो क्या यहाँ तक आप पहुंचे? अब इन्हें मल्टीप्लाई आप करोगे 190 और 19 209, 209 और 198 हो गया। तो इसमें क्या है, देखो 12x इधर गया, ये 11x बचा इस तरफ, सामने आ गया आपका 198, x की वैल्यू हो गई 18। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी लगा दो इधर अपना, ये तो अपना निकल के आया था 209 और इधर से आ गया 7, 216 हो गया। यही है क्या आंसर? आप एक बार बताओ मुझे ऑफिशियल, बाकी लोग भी देख सकते हैं अगर और कुछ हो तो। जल्दबाजी में करा है, आई थिंक यही होगा। वैसे समझ आया आपको? नहीं आया तो एक बार कमेंट करिए।
ठीक है, मैंने बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करा है, अगर आपने नोटिस करा हो, मैंने अननेसेसरी कुछ भी जुगाड़बाजी इसमें नहीं लगाई है, बड़ा सिंपल जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा मैंने सॉल्व करा है। भाई 11 लोगों ने 19 लगाए, लिख दिए, एवरेज x पकड़ लिया, 12वें ने x में से 11 कम लगाए, तो टोटल ऊपर लिख के नीचे 12 से भाग करके सामने x को लिख दिया, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं जी। यस श्याम, हुआ है, ये आपको डेटा मैं कोशिश करूंगा इसी कोर्स में एक जगह प्रोवाइड कर दूं, बाकी हुआ है, आप इसे नेट पे पढ़ सकते हैं। आपको सीजीएल 22 से मिली है, 23 से मिली है, एक बार आप मुझे याद दिलाइए। मेरी जगह बैठ के सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों मैं भूल जाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बताते हैं। एमटीएस 2022 और 2023 सीजीएल का क्या हुआ, मेंस में क्या रहा, अगर आप यहाँ बताना चाहें तो क्या स्कोर रहा? ठीक है श्याम। ऐसा क्यों हो रहा है वैसे, क्योंकि आप काफी समय से काफी अच्छी तैयारी कर रहे हो, और मतलब ऐसा क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ हो रही? चलो 4 क्वेश्चन के 16 नंबर दिए, 301 बना, फिर भी क्या लग रहा है, क्या कहाँ गुंजाइश आ रही है, क्यों ये 320 नहीं पहुंच रहा? प्रैक्टिस आप करते हैं, मतलब भर भर के प्रैक्टिस चल रही है प्रीवियस ईयर की? अच्छा ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, इससे ऊपर जा सकते हैं आप, इसे प्रेशर के रूप में मत लीजिए, कॉन्फिडेंस के रूप में लीजिएगा पॉजिटिवली। मैं ये नहीं कह रहा एमटीएस बेकार पोस्ट है, सारी पोस्ट बहुत अच्छी है, सरकारी कोई नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी है, बट हाँ मतलब इससे ऊपर की जिंदगी पॉसिबल है, तो बस उस पर जान लगाइए। सीजीएल 2024 अभी दूर है, तो एक बार अच्छे से जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे आप काम करिए। और देखिए सच बताऊं तो क्या है, जिस इंसान ने बड़ा सपना देखा होगा, उसका छोटा सपना पूरा हो भी जाएगा तो उसे खुशी तो होगी, सुकून नहीं मिलेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, इनफैक्ट मैं उसे अच्छा मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर मैंने सपना देखा है कि मान लेते हैं मैं 4800 ग्रेड पे जॉब लूंगा, तो मैं 2400 में क्यों खुश रहूं? मैं ट्राई करूंगा ना, जब तक मेरे पास उम्र है कि मैं 4800 लूं या 4600 लूं। तो जो आपके मन में हल्का सा स्ट्रेस है ना, इट इज अ पॉजिटिव थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। वरना क्या होता है, लोग एक जॉब लेके शांत हो जाते हैं, जब 4-5 साल उन्हें वहां पे बैठे बैठे हो जाते हैं, फिर वो अचानक जागते हैं कि अरे यार काश मैं तैयारी कर लेता। तो ये जो हल्का सा मन भारी रहता है क्योंकि वो मजा नहीं आ रहा अभी जिंदगी में, उसे चलने दीजिए साथ साथ, वो आपको लंबे समय में फायदा ही देगा। ज्यादा मत सोचिए, सच्चाई का सामना करिए। सच्चाई ये है कि कुछ टॉपिक्स अभी हो सकता है वीक हैं, चाहे उसके हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, चाहे उसका कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, चाहे करंट अफेयर्स है या और कुछ है, तो उन पे काम करिए। और मल्टीपल एग्जाम्स पे फोकस भी आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे सीजीएल है तो कोई और सिमिलर एग्जाम, चाहे वो एसएससी का ना भी हो, थोड़ा पता करो क्योंकि अभी तो है अपने पास 8-9 महीने, उसे भी आप जो है साथ साथ दे सकते हो। हितेश जी मैं आपको बताता हूँ, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 25 में से 25 आप टिक कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जो अपने पेपर में 25 में से 25 टिक करके आया है, और सिर्फ टिक करके नहीं आया, 50 में से 50 भी लाया हूँ। लेकिन मैं लाने के बाद भी कह रहा हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है किसी और सेट में मेरे भी 50 में से 50 ना आते। समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? तो ये टारगेट बना लेना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन ही अगर ना बने ना, तो पेपर खत्म हो गया फिर। बिल्कुल आयुष्मान, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। यूट्यूब से थोड़ा-सा बच के रहें, बिकॉज़ काफ़ी बार हम देख लेते हैं कि बहुत आसानी से लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे इस समय ट्रेंड चला है फिनफ्लुएंसर्स का, वो तो बता रहे हैं रिटायर एट 30, यहाँ नौकरी लगने के लाले पड़ रहे हैं। वो कह रहे 30 में देखो मैं कैसे 1.5 करोड़ के साथ रिटायर हो गया, 35 में देखो मैं कैसे यहाँ चला गया, 40 में देखो मैंने ये कर दिया। उन्हें देख के नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सेम चीज़ हो रही है एजुकेशन के साथ भी। चीज़ों को इतना ईज़ी दिखाया जा रहा है कि इतना ही आसान है नौकरी लेना कि हम ही नहीं ले पा रहे, शायद हम में ही कोई कमी है। इट इज़ नॉट सो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पेपर बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत डिमांडिंग है। तो अगर एक आध बार में थोड़ी दिक्कत आ भी रही है, कीप वर्किंग, इट्स ओके। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके 5-5 6-6 अटेम्प्ट लगे हैं, बट आज जब उनकी नौकरी लग गई है ना, वो सुकून में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी जान पहचान में, पर्सनल लेवल पे भी, जो बहुत समय से जो है 2400 ग्रेड पे काम कर रहे थे, अब वो सीधा सीएसएस में लग गए 2023 में। तो ये बस समय की बात है। मेहनत करते रहिए, ज्यादा मत सोचिए, जिस नौकरी में हो उसमें खुश रहिए, बस सुकून में मत रहिए। बाकी ऊपर वाला अपने आप संभाल लेगा, ये सब बस यादें बन के रह जाएंगी, आप देख लेना, बस मेहनत करते रहिए।
ऑल द बेस्ट। मैपिंग का अलग से कोर्स प्लस पे नहीं आया है मयंक जी, लास्ट ज्योग्राफी के कोर्स के आखिरी की 5-7 क्लासेस में आपको मैपिंग का डेटा मिल जाएगा। बिल्कुल प्रवीण जी, वो सब गलत है। देखिए एक बात बताइए, मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, पहली बात, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरे मैथ्स में 10th में 98 थे और 12th में 95 थे, और ये 95 आज के समय में आसान है, हमारे जमाने में इतना आसान नहीं होता था। इसका मतलब मेरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बाइनोमियल वेन डायग्राम, ये जो भी सेट थ्योरी है बहुत अच्छी है। और मैं आपको और अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाऊं, जब मैं वीडियो बना के कह दूंगा कि जी 3 महीने में देखो मैं टॉपर बन गया, तो मैं वो नहीं बता रहा जो मैंने इतने साल मेहनत करी। जब मैं 10वीं में रात भर बैठ के मैथ सॉल्व करता था तो मेरी मैथ्स उसी समय तैयार हो गई थी। आपको मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब मैंने एसएससी की तैयारी शुरू करी तब मैंने क्या करा, जो कि हाफ इमेज है। तो अब ये तो देखिए बच्चे को समझदार होना पड़ेगा ना, उसे खुद भी तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसमें भी तो होनी चाहिए ना, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो अब मैं तो खैर क्या ही समझाऊं इस बारे में, मैं तो खुद अपने एग्जांपल से ही आपको बार बार समझाता रहता हूँ। रूबी जी आप सही कह रहे हैं, ये सवाल जो है वैसे फ्रेम वैसे 2019 के लिए ही करा गया, इन्हें ऑप्शंस थोड़े से ध्यान से डालने चाहिए थे, वैसे 19 ही होना चाहिए। बाकी तो खैर क्या ही कह सकते हैं, बनाने सवाल बनाते समय आई थिंक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है। इसका आंसर आप लोग देंगे, रूबी जी का अगला जो सवाल है उसका, बाकी लोग दे सकते हैं इसका आंसर। बी है, बिल्कुल सही है। आयुष्मान, बस समय की बात है, देख लेना, याद रखना मेरी बात, कुछ साल बाद आप कहोगे कि हाँ सर ने सही कहा था, सिर्फ कहानियां बन के रह जाएगी, मेहनत करते रहो, सोच को एकदम बढ़िया रखो, घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, विश्वास मानिए, बहुत जीवन देखा है, बहुत लोगों से बात करी है, क्योंकि काम ही मेरा ऐसा है, घबराने से कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो घबराना नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखना है, और कभी भी ऐसा टारगेट नहीं देना कि नहीं इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगा, कोशिश करनी है, बट वो प्रेशर के रूप में नहीं लेना। मैं देखा कई लोग कहते हैं नहीं सर पहली बार में फोड़ूंगा पेपर, क्यों? ऐसे सोचना है कि पहली बार में नहीं निकला तो दोबारा दूंगा, जब तक उम्र है, जब तक पॉसिबल है तब तक पेपर देता रहूंगा। अपने आप को ऐसे बांध दोगे ना कि मैथ, जैसे हम कई बार सोचते भी है, जैसे अभी शायद हितेश ने भी बोला था कि सर 25 में से 25 कैसे टिक करें, बहुत अच्छी बात है आप ऐसा सोच रहे हो, बट वो ज्यादा एम्बिशियस है, कुछ वो एम्बिशियस है बहुत ज्यादा, और उसमें नुकसान होता है, वो नुकसान पूरा पेपर बिगाड़ देता है। ऐसा बहुतों के साथ होता है, जब मैथ रीजनिंग को शुरू करते हैं और उनके नहीं बन पाते ना सवाल, वो बस पेपर निपटा के आ जाते हैं घर, उनका फोकस ही नहीं लगता, उन्हें दिख जाता है कि जैसे ही मैथ्स रीजनिंग का खत्म हुआ ना पेपर, वो होपलेस हो जाते हैं, फिर उनके इंग्लिश में पीक्यूआरएस गड़बड़ हो जाते हैं, ग्रामर के रूल गलत लगा देते हैं, पूरा पेपर बिगड़ जाता है। तो ज्यादा मत सोचिए आप, ठीक है, हिम्मत बांधे रखिए, सब हो जाएगा। बिल्कुल पिंटू, ये तो जायज बात है, मैं बता देता हूँ रूबी, है लिखा है, देखो रूबी जब है लिखा हो ना तो हमें एट प्रेजेंट बताना है ना, इससे ये हमें थोड़ा सा हिंट उठाना है। चलिए अब मिलते हैं आप सबसे कल वाली क्लास में, ज्यादा मत सोचिए आप लोग अपने। और ना एक और मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, एक सजेशन देना चाहूंगा आप सबको, सिर्फ सजेशन है, माने तो बढ़िया ना माने तो बढ़िया, सिर्फ एक सजेशन है, भीड़ में शामिल मत होइए। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। काफी बार क्या होता है, हम अननेसेसरी एंजॉयमेंट की तलाश में निकल जाते हैं, और ये मैंने देखा है बहुत बार स्पेशल क्लासेस में, प्लस पे, और मेरी क्लास में तो आप लोग बहुत कम करते हैं। मेरे तक खबर आती है कि आप लोग ओवरऑल बहुत ज्यादा शैतान है, वो तो चलिए आप मेरा थोड़ा सम्मान करते हैं, मुझसे डरते हैं, जो भी माने, तो यहाँ पर आपको खुद ही पता होता है कि हाँ भाई ये इंसान वैसा नहीं है। तो ये जो अननेसेसरी एंजॉयमेंट है ना, ये नुकसान देता है, ये आपके दिमाग में फॉल्स इमेज बना देता है कि जिंदगी बहुत बढ़िया, हम हाइपोथेटिकली आपस में दोस्त बन जाते हैं, बातें होती हैं, और उसमें हम अननेसेसरी नोट्स एक्सचेंज दिस दैट, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है, आप सोच के देखना। हम सिंपली इसलिए जोक मारते हैं क्योंकि हमारे और यहाँ पर दोस्त है वो हंसेंगे, फिर एक मतलब अननेसेसरी थिंग्स मत करिए।
एज एन इंडिविजुअल आप अपने आप को इमेजिन कीजिए और उससे आप देखेंगे आपके एनर्जी लॉस कम होगा। एक बार ट्राई करिएगा 1-2 क्लास में, मैंने नोटिस करा है, कभी आप भी नोटिस करना, बहुत बार लीडर बोर्ड जो टॉप 10 का आता है ना, उसमें आपको कम से कम 2-4 नाम ऐसे दिखेंगे जो बच्चे क्लास में कमेंट ही नहीं करते। नोटिस करना कभी, मैं बहुत नोटिस करता हूँ इन चीज़ों को, मैं कहता नहीं क्लास में, नोटिस बहुत करता हूँ। क्यों? वो बच्चे आए, परफॉर्म करा, गए, नोट्स बनाए, उनका इंटरेक्शन वन ऑन वन है अपने एजुकेटर से। वो बीच में तभी कमेंट करते हैं जब उन्हें अब कोई कंसर्न होता है कि सर ये नहीं समझ आया, सर ये वाला दोबारा बता दो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उससे क्या है कि उनकी एनर्जी एक चैनल में जा रही है, वो लेजर लाइट की तरह काम कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ, बस फोकस्ड। हम क्या करते हैं, हम एक टॉर्च की तरीके काम कर रहे हैं, हम सब तरफ थोड़ा फोकस, हमने इधर थोड़ा फोकस कमेंट पे, थोड़ा फोकस जो है सर को टक्कर देने में, सर के ह्यूमर में, थोड़ा फोकस सर की बात को काटने में, जबकि पता है वो नहीं कट पाएगी, वो और कुछ बोल देंगे। उसमें क्या होता है, एनर्जी हमारी डाइवर्ट हो जाती है और बस थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ठीक है, सजेशन है, फॉलो करेंगे तो बढ़िया, नहीं भी करेंगे तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और बाकी तो आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए ऑल दी बेस्ट आप सबको। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कमेंट नहीं करना, बिल्कुल कमेंट करिए, जो डाउट है पूछिए, हंसी मजाक करिए। मेरी क्लास में आप देखेंगे पूरा फ्रीडम है, मैं कभी ऐसा नहीं करता भी कमेंट मत करो, ये वो कुछ नहीं, मैं आपको पूरा फ्रीडम देता हूँ। बस ये है कि अपना नुकसान मत करो, देखो खुद का ही नुकसान कर दोगे तो फिर कैसी समझदारी है ना। चलो चलिए बढ़िया के यार। मोनिका जी आपका मैसेज मुझे नहीं दिखाया, अच्छा ऊपर है, रिवाइज नहीं कर पा रही। अगली क्लास मोनिका जी तभी देखिए जब पिछली आप रिवाइज कर लें। ठीक है, ये अपने लिए रूल बना लीजिए छोटा सा, रिवाइज तो देखिए करना ही पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। कल आपसे मिलता हूँ 4 बजे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, ज्यादा मत सोचिए, सब कहानियां बन के रह जाएंगी, बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।